हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण एक हिंदी मासिक पत्रिका है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये फरवरी 2025 का एडिशन है। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोग को। तो पहले पढ़ते हैं प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स फरवरी 2025। शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला है कि एक देश एक चुनाव के लिए आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत। संयुक्त संसदीय समिति का संदर्भित। देखा जाए तो 17 दिसंबर 2024 को सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए दो विधेयक लोकसभा में पेश किए। पहला था लोकसभा व सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान, 129वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, और जो दूसरा था वो था दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के चुनाव की लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाने के लिए केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक, मतलब यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, और देखा जाए तो एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 82A जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन, जिसमें कि आपको अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 327 है। ठीक है, इन तीनों अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आगे देखा जाए तो जो वंचित संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, और लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए, मतलब जो 543 सीटें हैं उसमें से 362 मत जरूरी है। ठीक है, और उधर राज्यसभा में 2/3 बहुमत का मतलब है कि 245 सीटों में से कोई एक 164 मत जरूरी होंगे। ठीक है, मतलब आपको लोकसभा में पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए, मतलब कि 543 सीट में से 362 मत चाहिए, और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब 245 सीट में से 164 मत जरूरी है। ठीक है, ऐसे में एक विधेयक पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार ने विस्तृत चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित किया है। इसके लिए गठित 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति जो है, उसमें से आपको 27 सदस्य लोकसभा से और 12 सदस्य राज्यसभा से शामिल किए गए हैं। देखा जाए तो समिति जो है संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए जो उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 सितंबर 2023 को किया गया था, और 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। ठीक है, और 32 दलों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, और लेकिन 15 दल ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध किया है। समर्थन करने वाले में आपको भाजपा है, शिवसेना है, तेलुगु देशम पार्टी है, लोजपा है जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, एलजेपी, और एनसीपी और जनता दल यूनाइटेड आदि शामिल थे। ठीक है, ये समर्थन करने वाले थे। और जहां तक इसका विरोध करने वाले दलों पर देखा जाए तो विरोध करने वाले में आपको कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, एआईएमआईएम, राजद, शिरोमणि अकाली दल और वामपंथी दल आदि शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि उल्फा पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि। तो देखा जाए तो 25 नवंबर को असम को भारत से अलग करने के उद्देश्य के लिए गतिविधि जारी रखने के कारण केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम पर प्रतिबंध 5 वर्ष बढ़ा दिया है। ठीक है, और पहली बार जो उल्फा पर जो प्रतिबंध लगा था वो 1990 में प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया, और तब से प्रतिबंध को जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ाया गया है। देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने कहा था कि उल्फा जो है वो अपने सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है। ठीक है, देखा जाए तो इस अधिसूचना में यह भी कहा गया कि संगठन ने अवैध हथियार, गोला बारूद रखा है। ठीक है, अवैध हथियार और गोला बारूद रखा है। फिर 27 नवंबर 2019 से 1 जुलाई 2024 की अवधि के दौरान असम में जो विस्फोट हुए, विस्फोटक लगाने के लिए कई मामले सहित लगभग 16 आपराधिक मामलों में लिप्त रहा, और स्वतंत्रता दिवस 2024 से पहले पूरे असम में कई तत्कालिक विस्फोटक उपकरण या विस्फोटक किसने लगाए गए? ठीक है, इसने लगाए हैं,
और ऐसी ही अन्य गतिविधियों के चलते गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967 के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार उल्फा को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों के साथ 27 नवंबर 2024 से 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। ठीक है। अब देखा जाए तो उल्फा के जो अरविंद राज खोवा है, उनके नेतृत्व वाले जो वार्ता समर्थक गुट है, वो 29 दिसंबर 2023 को केंद्र और असम सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें हिंसा छोड़ने, सभी हथियार सौंपने, संगठन को भंग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत व्यक्त की थी। किंतु परेश बरुआ के नेतृत्व में विद्रोही समूह का कट्टरपंथी गुट विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है। माना जाता है कि बरुआ जो है वो चीन म्यांमार सीमा पर अपनी सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहा है। ठीक है, अपने सुरक्षित ठिकानों से काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है पीएसएलवी C-59 के जरिए इसरो द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण। तो देखा जाए तो 5 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए के सोलर मिशन प्रोबा 3 यानी कि प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी का सफल प्रक्षेपण किया। इसमें दो उपग्रह हैं। ठीक है, प्रोबा 3 जो है इसमें दो उपग्रह थे। दोनों उपग्रह को एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर रखते हुए एक यूनिट की तरह काम करेंगे। प्रक्षेपण जो स्थल जहां से प्रक्षेपण किया गया है वो है आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। देखा जाए तो 18 मिनट के बाद पीएसएलवी C-59 रॉकेट ने दोनों उपग्रहों को लक्षित अंडाकार कक्षा में स्थापित कर दिया। इस कक्षा से पृथ्वी की जो निकटतम दूरी है वो है 600 किलोमीटर और जो अधिकतम दूरी जाएगी वो 60,530 किलोमीटर है। ठीक है, देखा जाए तो प्रोबा मिशन 3 जो है, ठीक है, प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोबा 3 मिशन को दो उपग्रह हैं, एक है क्रोनोग्राफ जो कि 310 किलोग्राम का है और दूसरा है ऑकल्टर। ऑकल्टर जो है वो 240 किलोग्राम का है और ये दोनों उपग्रह मिलकर एक अनोखा प्रयोग करेंगे। ऑकल्टर उपग्रह सूर्य की डिस्क को ढक लेगा, जिससे क्रोनोग्राफ उपग्रह सूर्य के कोरोना का स्पष्ट रूप से अवलोकन कर पाएगा। यह तकनीक सूर्य के कोरोना के बारे में अध्ययन करने में मदद करेगी। मिशन का एक मुख्य उद्देश्य सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करना भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है रूस निर्मित मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तुसिल भारतीय नौसेना में शामिल। देखा जाए तो 9 दिसंबर को रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तुसिल को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। रूस में बने ऐसे पहले युद्धपोत तुसिल के कड़े समुद्री परीक्षण जनवरी 2024 से चल रहे थे। तुसिल का अर्थ अगर हम लोग देखें तो इसका होता है अभेद्य ढाल। ठीक है, अब देखा जाए तो विभिन्न परीक्षण के पश्चात 30 नॉट यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम तथा 3,850 टन विस्थापन क्षमता वाले इस युद्धपोत को रूस के तटीय शहर कलिनिनग्राद में गत 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। 17 दिसंबर को कलिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना हुआ और इसे भारतीय सेना के पश्चिमी कमान में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और आईएनएस तुसिल जो है वो देखा जाए तो क्रिवाक 3 क्लास का 7वां युद्धपोत है। इस श्रेणी के 6 युद्धपोत पहले ही भारतीय नौसेना में है। इस श्रेणी का जो अगला युद्धपोत होगा तमाल तमाल 2025 में नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है और शेष 2 युद्धपोत जो है वो रूस की ही मदद से गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है कि सेना को मिले 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। देखा जाए तो दिसंबर 2024 में नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा सेना के लिए तैयार किए गए 480 नागास्त्र 1 ड्रोन सेना को प्राप्त हो चुके हैं और यह ड्रोन जो है वो विशेष प्रकार की मानव रहित ड्रोन है जो कि अपने सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना दुश्मन के किसी ठिकाने पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट कर सकते हैं।
देखा जाए तो इसके निर्माण में जो लगी हुई सामग्री है, उसमें 75% से अधिक सामग्री जो है, वो स्वदेशी है, ठीक है? और लक्ष्य के ऊपर ये मंडराने की क्षमता रखता है, जिसके कारण ये लोइटरिंग लोइटरिंग म्यूनिशन नाम इसे दिया गया है, ठीक है? अब देखा जाए तो जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जो फाइटर जेट के स्थान पर इनका इस्तेमाल भी सेना के द्वारा किया जा सकेगा। इसका जो रेंज है वो लगभग 30 किलोमीटर है और छोटे लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए ये 1 किलोग्राम के उच्च विस्फोटक के साथ 60 से 90 मिनट तक उड़ान भर सकता है, ठीक है? और देखा जाए तो जो भारतीय सेना ने स्वयं भी आत्मघाती ड्रोन विकसित किए हैं और जिसका नाम है खरगा कामिकेज, ठीक है? और इंटेलिजेंस व निगरानी के लिए उपयुक्त जो खरगा है, वो 700 ग्राम विस्फोटक भी अपने साथ ले जा सकता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब जीपीएस, जीपीएस का जो नेविगेशन सिस्टम और कैमरा से लैस है, मतलब दोनों लगे हुए हैं, जीपीएस और कैमरा। इसका जो रेंज होगा वो लगभग 1.5 किलोमीटर है और कम वजन के साथ 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से यह पकड़ सकता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सेना के लिए K9 वज्र टी तोपों का निर्माण करेगी लार्सन एंड ट्रूबो। देखा जाए तो 20 दिसंबर 2024 को एलएनटी से 100 K9 वज्र टी तोपें खरीद के लिए 7,628.70 करोड़ के अनुबंध पर रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा लार्सन एंड ट्रूबो के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। यह तोपें अत्यधिक तकनीक से लैस उच्च सटीकता के साथ लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ये बहुउपयोगी तोप जो है वो देश में कहीं भी ले जाने में समर्थ होने के साथ ही छोटे रास्ते में भी संचालित होने में सक्षमता के कारण भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे कि सटीकता के साथ साथ गहराई तक हमला करने में संभव होगा। और ये सभी इलाकों में तोपखाने की उपलब्धता को बढ़ाएगी। K9 वज्र टी तोपों जो है उसकी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में शून्य के नीचे के तापमान में भी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ हमला करने में सक्षम बनाया गया है, ठीक है? नेक्स्ट है मध्य प्रदेश स्थित रातापानी वन्यजीव अभयारण्य देश का 57वां टाइगर रिजर्व। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने रायसेन जिले में स्थित रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व अधिसूचित कर दिया। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का ये 8वां है और ये देश का 57वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व, ठीक है? रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां और पूरे देश का 57वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है एवं देश में 57वां बाघ अभयारण्य में शामिल किया जाना प्रकृति के संरक्षण के प्रति हमारे सदियों पुराने लोकाचार के अनुरूप है। देखा जाए तो जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है यानी कि एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ने मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दिसंबर 2024 में प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है देश में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है। देखा जाए तो 21 जनवरी 2024 को भारत में वनों की स्थिति के संबंध में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2023 की रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था भारत वन स्थिति रिपोर्ट, मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का जो प्रकाशन है वो 2-2 वर्ष के अंतराल में किया जाता है और यह रिपोर्ट इस श्रृंखला का 18वां द्विवार्षिक रिपोर्ट था। देखा जाए तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण यानी कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री जो है वो है आपको इतना वर्ग किलोमीटर, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 25.17% है, ठीक है? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%, यानी कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर जो है
वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। देखा जाए तो 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि जो है वो 1445 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। ठीक है। और कुल वृक्ष आवरण, जो वृक्ष आवरण है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। 2021 की तुलना में 2023 में देखा जाए तो देश में वन आवरण में वृद्धि जो है वो 15.6 वर्ग किलोमीटर रहा। 2021 की तुलना में 2001 की तुलना में 21 की तुलना में 2023 में देश में वृक्ष आवरण जो है वो 1289 वर्ग किलोमीटर है वृद्धि। 2021 की तुलना में 2023 में देखा जाए तो देश में जो वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि हुई है वो 1445 वर्ग किलोमीटर है। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जो पहले 4 राज्य हैं, ठीक है, वन और वृक्ष दोनों में, ठीक है, आवरण में जो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं उसमें पहला है छत्तीसगढ़, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई टोटल है, ठीक है, 684 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, उड़ीसा तीसरे स्थान पर और राजस्थान चौथे स्थान पर। देखा जाए तो वन आवरण की सर्वाधिक वृद्धि देखा जाए, ठीक है, ये वन और वृक्ष दोनों था, इसमें वन आवरण की जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है उसमें 3 राज्य में पहला है मिजोरम, दूसरा है गुजरात और तीसरा है उड़ीसा। फिर सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले पहले 3 राज्य, सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले पहले 3 राज्य देखा जाए तो पहले स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, ये वृद्धि था, ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो सर्वाधिक कवर करता है वो है मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश और फिर है महाराष्ट्र, ठीक है। और देखा जाए तो सर्वाधिक वन आवरण वाले जो पहले 3 राज्य हैं, ठीक है, सर्वाधिक वन जहाँ पे पहले से है, ठीक है, टोटल हुआ तो उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे। कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में अगर देखा जाए तो वनावरण सर्वाधिक प्रतिशत वाले जो पहले 3 राज्य हैं उसमें लक्षद्वीप पहले स्थान पे आता है, दूसरा है मिजोरम और तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कच्छ वनस्पति आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण कुल क्षेत्र देखा जाए टोटल मैंग्रोव कवर जो है वो है 4,992 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण वाले पहले 3 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देश में बांस धारित क्षेत्र यानी बैम्बू बियरिंग एरिया देखा जाए तो वो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आगे कि वनों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। तो देखिए जो अति घने वन है मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 70% है और वो उससे अधिक वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र है। मध्यम घने वन जो है यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट उसमें 40% से अधिक किंतु 70% से कम वृक्ष आवरण है, ठीक है। खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट देखा जाए तो 10% से अधिक किंतु 40% से कम वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र है। झाड़ियां में देखा जाए तो 10% से कम वृक्षावरण वाले क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है सीरिया में विद्रोहियों के आंदोलन ने बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट, असद ने सपरिवार रूस में शरण ली। देखा जाए तो 8 दिसंबर 2024 को सीरिया में बशर अल असद की 24 वर्ष लंबी या यूं कहें कि असद परिवार के 53 वर्ष लंबे निरंकुश शासन का अंत हुआ और वो वक्त उस वक्त हुआ जब विद्रोहियों ने तेज हमले करके राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन सहित महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब देखा जाए तो 27 नवंबर 2024 के बाद सरकारी ठिकानों पर हमले तेज करते हुए विद्रोही लड़ाकों ने पहले हामा हामा और फिर दूसरे बड़े शहर अलेप्पो अलेप्पो पर कब्जा कर लिया, ये दोनों शहर हैं, ठीक है। और करते हुए राजधानी दमिश्क की ओर भी कदम बढ़ा दिए। विद्रोहियों के दबाव को देखते हुए 24 वर्षों से राष्ट्रपति रहे जो बशर अल असद हैं वो अपनी पत्नी और दोनों संतानों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को को पहुंच गए, जहां उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान की गई है, ठीक है। और देखा जाए तो साथ ही सेना के द्वारा भी असद सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके जाने की घोषणा सरकारी टीवी पर की गई। इस प्रकार बिना किसी खून खराबे के
असद परिवार के 53 वर्ष के शासन का सीरिया में अंत हो गया। इस्लामी समूह जो हयात तहरीर अल शाम है, उसके कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने बशर अल असद सरकार का तख्ता पलटने में मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। अंतरिम प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालने के साथ ही लोगों से शांति बरतने और पिछले 50 वर्षों में देश में हुई बर्बादी से रिकवरी की योजना बनाने का आह्वान किया। 9 दिसंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा भारतीयों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात जारी बयान में कहा गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार वहां से 77 भारतीयों को लेबनान के रास्ते बाहर निकाला गया। ठीक है। और सीरिया में तख्ता पलटने पर अमेरिका, जर्मनी आदि ने जहां सीरिया के लोगों के लिए अपना समर्थन की पुष्टि की है, वहीं ईरान, जो बशर सरकार समर्थक रहा, ने सत्ता पलट के इस घटनाक्रम को अमेरिका और इजराइल की साझा योजना का परिणाम बताया। सत्ता पर असद के ही रिश्तेदारों का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय वहां दमन का ही शिकार रहा है। सीरियाई अर्थव्यवस्था गंभीर मुद्रास्फीति एवं अस्थिरता का शिकार फिलहाल बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन दूसरी 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता। तो देखा जाए तो 3 दिसंबर 2024 को भारत और ब्रिटेन के बीच दूसरा 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता दिल्ली में संपन्न हुआ, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। और देखा जाए तो जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो तो विदेश मंत्रालय के यूरोप पश्चिम के संयुक्त रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव ने किया है। ब्रिटेन की ओर से प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व थे वो राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के रणनीतिक कार्यक्रम के निदेशक ने किया। वार्ता में जो दोनों पक्षों की निम्नलिखित बातों पर चर्चा हुई थी, उसमें पहला है कि भारत ब्रिटेन व्यापार रणनीतिक साझेदारी को संपूर्ण आयाम पर है। दोनों देशों के बीच गतिशील साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सतत सहभागिता के महत्व पर बल दिया गया। भारत यूके रोड मैप 2030 के तहत प्रगति की समीक्षा, सहयोग के नए प्रमुख क्षेत्र की पहचान करके साझेदारी को पुनः सक्रिय करने तथा एक नए रोड मैप पर कार्य करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, द्विपक्षीय स्वतंत्र व्यापार समझौते की शीघ्र समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना, महत्वपूर्ण और उभरती तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा व प्रौद्योगिकी में सहयोग को गहरा करना तथा स्वास्थ्य और सांस्कृतिक, शैक्षिक और जन सामान्य संपर्कों को बढ़ावा आदि द्विपक्षीय वार्ता में शामिल रहे। ऐसी वार्ता का जो तीसरा संस्करण 2025 में यूके में संपन्न करने को सहमति दोनों पक्ष में रही है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा। तो 5 दिसंबर को भूटान के जो नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत का आधिकारिक यात्रा की। 5 दिसंबर को नई दिल्ली में पहुंचे और भूटान नरेश की नई दिल्ली हवाई अड्डे पर जो अगवानी की है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वयं की। सीमा विवाद पर चीन के द्वारा भूटान के साथ चल रही जो वार्ता है उस पर नजर के परिप्रेक्ष्य में भूटान नरेश की भारतीय यात्रा की भी कूटनीति दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता उसी दिन हुई और वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ आपसी महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। ठीक है। और देखा जाए तो स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने के सहमति दोनों पक्षों में रही। भूटान के आर्थिक विकास के लिए भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान नरेश को व्यक्त की है और दोनों देशों के बीच सहयोग की अन्य परियोजनाओं, पुनातसांगधु पनबिजली परियोजना, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी और रेल लिंक आदि की प्रगति पर भी चर्चा वार्ता में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा
दिशा नाइके की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो 15 से 17 दिसंबर को अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाइके ने भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने की। 16 दिसंबर को प्रातः गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। फिर द्विपक्षीय और पारस्परिक महत्व के अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ उनकी वार्ता हुई हैदराबाद हाउस में। देखा जाए तो आपातकालीन वित्त पोषण और 4 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा सहित बहुआयामी सहायता के माध्यम से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मेहमान राष्ट्रपति ने धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने तथा श्रीलंका के विद्युत संयंत्र के लिए एलएनजी की आपूर्ति पर विचार वार्ता में किया गया। कांके संथुराई नागपट्टनम फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के पश्चात दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा में सुधार के लिए रामेश्वरम व तलाई मन्नार के बीच यात्री नौका सेवा की बहाली तथा श्रीलंका में कांके संथुराई बंदरगाह के पुनर्वास की दिशा में काम करने को सहमति दोनों पक्षों में रही। मछुआरों के विवादित मुद्दे पर भी चर्चा हुई और आजीविका से जुड़े इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की सहमति है। कानपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने के निर्णय वार्ता में किया गया। द्विपक्षीय कारोबार में स्थानीय मुद्रा में लेन देन को बढ़ावा देने पर भी बात हुई। ठीक है। और श्रीलंका में कृषि डेयरी मत्स्यिकी के साथ साथ आवास नवीकरणीय ऊर्जा तथा आधिकारिक संरचना के विकास के लिए भी सहयोग देने पर सहमति व्यक्त की गई। जल संरक्षण यानी कि हाइड्रोग्राफी पर सहयोग के लिए भी सहमति बनी। आपसी रक्षा समझौते को भी शीघ्र ही अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता के लिए श्रीलंका के लिए भारत का पूर्ण समर्थन भारत की ओर से व्यक्त किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति तथा सागर विजन का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा गरीबी और भरोसेमंद भागीदारी के रूप में श्रीलंका के सतत आर्थिक विकास के लिए श्रीलंका सरकार के प्रयासों का समर्थन करना भारत जारी रखेगा। अगले दिन मतलब 17 दिसंबर को बिहार में बोधगया का दौरा किया श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। अतिरिक्त भगवान बुद्ध से जुड़े अन्य स्थानों को उन्होंने देखा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री श्री मोदी की कुवैत यात्रा। देखा जाए तो 21 से 22 दिसंबर को कुवैत के अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जबर अल सबाह के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। कुवैत में जो भारतीय समुदाय के सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं, कुवैत की कुल जनसंख्या का लगभग 21% मतलब कि 10 लाख लोग जो है वहां भारतीय हैं। 21 दिसंबर को ही कुवैत के उन 2 नागरिकों से भी मुलाकात की गई जिन्होंने भारत के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद और प्रकाशन किया है। कुवैत यात्रा के पहले दिन श्री मोदी के कार्यक्रमों में एक श्रमिक शिविर यानी लेबर कैंप जहां लगभग 1500 भारतीय नागरिक काम करते हैं के दौरे का कार्यक्रम भी शामिल था। ठीक है। और नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से इस अवसर पर महामहिम अमीर ने सम्मानित किया है। विभिन्न देशों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को दिया गया यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। कुवैत के अमीर के साथ बातचीत में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने तथा प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता को पुष्टि दोनों नेताओं ने की है। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर
रणनीतिक साझेदारी मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने में सहमति दी गई। कुवैत विजन 2035 को साकार करने की दिशा में भारत की बड़ी भूमिका और योगदान के लिए आशा महामहिम अमीर ने व्यक्त की है। ठीक है। और कुवैत के साथ पारस्परिक सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री से अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल जबर अल मुबारक अल सबाह के साथ विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री मोदी ने की। रणनीतिक व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों सहित क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए रोड मैप पर चर्चा हुई। ठीक है, रोड मैप पर चर्चा हुई। इस वर्ष कुवैत के द्वारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी की अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के अमीर को बधाई दी, विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में भारत जीसीसी के बीच बढ़ता सहयोग और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कुवैत की इस यात्रा के दौरान 4 विभिन्न द्विपक्षीय समझौते पर सहमति पत्र में हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नेपाल के थल सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक। तो देखा जाए तो 12 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के थल सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। 11 से 14 दिसंबर को जनरल सिगडेल भारतीय सैन्य अधिकारियों के साथ सैन्य सहयोग से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए भारत आए थे और भारत के साथ नेपाल के मैत्रीपूर्ण सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सम्मान राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि भारत और नेपाल के बीच ये परंपरा जो है वो 1950 से ही चल रही है कि दोनों देश एक दूसरे के थल सेनाध्यक्ष को जनरल की मानद रैंक प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्शल लॉ लागू करने के फैसले से विवादित हुए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित। तो देखा जाए तो 3 दिसंबर 2024 को देर रात दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने आश्चर्यजनक रूप से एक विवादित कदम उठाते हुए देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी, जिसका विरोध उनकी अपनी ही पार्टी के सांसदों ने किया। तत्पश्चात 6 घंटे के भीतर ही इस फैसले को उन्होंने वापस भी ले लिया। देखा जाए तो 14 दिसंबर 2024 को विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी के क्रोध का शिकार वह बने और उनके विरुद्ध महाभियोग पारित कर दिया गया। 300 सदस्य सांसद में 204 मत महाभियोग के पक्ष में पड़े, जबकि 85 सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित होने से 63 वर्षीय यून राष्ट्रपति पद से निलंबित हो गए। ठीक है। और जो नए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं वो है हान डक शू, वर्तमान प्रधानमंत्री थे वो, अब उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया है। नेक्स्ट है कि इसमें कि यदि यून को पद से हटा दिया जाता है तो उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए 60 दिन में नए राष्ट्रीय चुनाव कराए जाएंगे। दक्षिण कोरिया में महाभियोग का शिकार बनने वाले यून सुक येओल तीसरे राष्ट्रपति होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम एशिया विवाद के द्विराष्ट्र समाधान के ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव में बात, भारत द्वारा भी प्रस्ताव के पक्ष में मत। तो देखिए ये विवाद जो है आपको इजराइल फिलिस्तीन का है, जो कि 3 दिसंबर को इजराइल फिलिस्तीन विवाद के मामले में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सेनेगल द्वारा लिए गए एक प्रस्ताव को एक बार पुनः भारी बहुमत से पारित किया है। प्रस्ताव में पश्चिम एशिया में बिना किसी देरी के व्यापक न्याय संगत और अस्थायी शांति की प्राप्ति तथा पूर्वी यरूशलेम सहित 1967 में किए गए इजरायली कब्जे को समाप्त करने का आह्वान दोहराया गया है। प्रस्ताव में द्विराष्ट्र समाधान पर जोर दिया गया है और 193 सदस्य महासभा में भारत सहित 157 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है। ठीक है। और 8 सदस्य देश जिसमें आपको अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, माइक्रोनेशिया, नौरू, प्लाऊ, पपुआ न्यू गिनी,
और अमेरिका ने इसके विरोध में मत दिया। मतदान से बाहर रहने वाले देशों में कैमरून, जॉर्जिया, इक्वाडोर, चेक गणराज्य, पराग्वे, यूक्रेन और उरुग्वे शामिल थे। ठीक है। और देखा जाए तो भारत शुरू से ही द्विराष्ट्र समाधान का पक्षधर रहा था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 32वीं बैठक। तो देखा जाए तो 5 दिसंबर को भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि बैठक जो है एक बैठक हुई, 32वीं बैठक थी और ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था संयुक्त सचिव जो कि पूर्वी एशिया के हैं, वो है गौरांगलाल दास। चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था हांग लियांग जो कि चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा एवं महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक हैं। ठीक है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देपसांग व देमचोक में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात सीमा मामले में कूटनीतिक स्तर की यह पहली बैठक थी। यह बैठक बाद में 18 दिसंबर 2024 को बीजिंग में आयोजित हुई थी। वार्ता के पश्चात चीनी प्रतिनिधिमंडल के नेता ने भारतीय विदेश सचिव से भी मुलाकात की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2030 में स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में आयोजन के पश्चात 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब में। तो देखा जाए तो 23वां फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन हुआ वो कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में हुआ। ये पहला अवसर होगा जब फीफा विश्व कप का आयोजन 3 देशों में होगा और 2026 में विश्व कप से फाइनल दौर में आगे लेने वाले टीमों की संख्या भी 32 के स्थान पर 48 हो जाएगी। 24वां फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन स्थल जो है वो स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को है। ठीक है। और फीफा विश्व कप आयोजन का जो 100वां वर्ष होगा वो इस वर्ष इस कप के 3 मैच उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना में भी खेले जाएंगे। ठीक है। और 25वां जो फीफा विश्व कप होगा 2034 में उसका आयोजन स्थल होगा सऊदी अरब। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 5.4%, पिछली 7 तिमाही में सबसे कम। तो देखा जाए तो 29 नवंबर को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर 2024 के सकल घरेलू उत्पाद संबंधित अनंतिम आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा जारी किए गए। जीवीए में देखें तो 2024-25 की दूसरी तिमाही यानी सेकंड क्वार्टर में यानी जुलाई सितंबर 2024 में जीवीए में वृद्धि जो है वो 5.6% रही, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि यानी जुलाई सितंबर 2023 में 7.7% थी। 2024-25 की पहली छमाही यानी अप्रैल सितंबर में जीवीए में वृद्धि जो है वो 6.2% आई, जो कि पूर्व वर्ष सेम में 8% थी। जीडीपी में देखा जाए तो 2024-25 की दूसरी तिमाही यानी सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी में वृद्धि जो है वो 5.4% रही, जो कि 2023-24 के सेकेंड क्वार्टर में 8.1% थी। 2024-25 की पहली छमाही अप्रैल सितंबर 2024 में जीडीपी में वृद्धि जो है वो 6% रही, जो कि पूर्व वर्ष 2023-24 अप्रैल सितंबर 2023 में 8.2% थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति की लगातार 11वीं द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर अपरिवर्तित। तो देखा जाए तो 6 दिसंबर 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5वीं द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई। रेपो दर देखा जाए तो वो अभी है
6.50, ठीक है? 6.50% ये 6 दिसंबर 2024 की स्थिति है, जो कि 9 अक्टूबर को भी उतनी ही थी। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ 6.25%, बैंक दर 6.75%, एमएसएफ दर 6.75%, नकद आरक्षण अनुपात यानी सीआरआर सीआरआर जो है वो 4%, एसएलआर जो है वो सांविधिक तरलता अनुपात जो है वो है 18%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा 1.60 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई। तो देखा जाए तो 6 दिसंबर 2024 को रिजर्व बैंक ने कृषिगत लागतों में वृद्धि को देखते हुए किसानों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें किसी जमानत एवं गारंटी के बिना मिलने वाली बैंक ऋण की सीमा को 1.60 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से इसे लागू किए गए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार आरबीआई द्वारा यह निर्णय कृषि की बढ़ती हुई लागतों तथा किसानों के लिए ऋण सुलभता की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। कृषिगत एवं गतिविधियों के लिए 2 लाख तक के ऋण के लिए किसी जमानत एवं गारंटी की आवश्यकता उन्हें अब नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित। 9 अगस्त 2024 को वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया था। 3 दिसंबर 2024 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान जो वित्त मंत्री ने बताया कि नए लाए गए संशोधन विधेयक में आरबीआई अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 में कुल मिलाकर 19 संशोधन प्रस्तावित है। विधेयक में अन्य विभिन्न संशोधनों के साथ साथ बैंक खाता, बैंक लॉकर और अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दिया गया है। खाता धारक अपने नामित लोगों का हिस्सा अभी तय कर सकेंगे। सरकारी सहकारी बैंकों में निदेशकों के काम करने की अवधि 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष प्रस्तावित की गई है। साथ ही केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों को राज्य सहकारी बैंकों के निदेशक मंडलों का सदस्य बनने की स्वीकृति भी दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2023-24 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 8.09 करोड़। तो देखा है तो 17 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दाखिल की गई आयकर विवरणियों यानी आईटीआर की संख्या 8.09 करोड़ से कुछ अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में 9.3% की वृद्धि दर्ज हुई है। वित्त मंत्रालय की इस जानकारी में 2023-24 में आयकर विवरणियों के जमा करने वालों की कुल जनसंख्या 6.68% थी। वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी भी राज्यसभा में दी गई कि कर निर्धारण वर्ष 2023-24 में 4.90 करोड़ लोगों ने अपनी आयकर रिटर्न में कर योग्य आय को शून्य दर्शाया है। ठीक है, शून्य दर्शाया है, जबकि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 की संख्या 4.64 करोड़ थी। ठीक है, नए सत्र 2025 हेतु कोपड़ा के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखा जाए तो 20 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने सत्र 2025 के लिए कोपरा मतलब नारियल की न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी प्रदान की है। औसत गुणवत्ता वाले जो मिलिंग कोपड़ा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 11,160 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। इस प्रकार 422 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। जबकि बॉल कोपड़ा
बॉल कोपरा समर्थन मूल्य जो 12,000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर इसे 12,100 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इस प्रकार समर्थन मूल्य में 100 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। कोपरा के समर्थन मूल्य से यह वृद्धियां कृषिगत लागत मूल्य आयोग की संस्तुतियों के आधार पर की गई है। नए घोषित किए गए समर्थन मूल्य कोपरा की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत यानी कि ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर 50% से अधिक लाभ सुनिश्चित करेंगे। यह अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने के सिद्धांत जिसकी घोषणा सरकार ने 2018-19 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप है। ज्ञात हो कि मिलिंग कोपरा का उपयोग जो है वो तेल निकालने के लिए, बॉल कोपरा का उपयोग सूखे फल के रूप में खाने के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए मुख्यतः किया जाता है। भारत में मिलिंग कोपरा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, जबकि बॉल कोपरा का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक में होता है। नारियल के कुल उत्पादन में और उत्पादकता के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्गों के रास्ते लंबी दूरी तक कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना। तो देखा जाए तो 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति जलवाहक का कोलकाता से शुभारंभ किया। इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कोलकाता पटना वाराणसी पटना कोलकाता खंड पर तथा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कोलकाता व गुवाहाटी के पांडु के बीच निर्धारित कार्गो जहाज की सेवा शुरू की गई है। इस कार्गो परिवहन सेवा के लिए देखा जाए तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कोलकाता से पटना खंड के लिए पारगमन समय 7 दिन, पटना से वाराणसी के लिए 5 दिन और कोलकाता से वाराणसी के लिए 14 दिन निर्धारित किया गया है। ठीक है। और इसी प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से कोलकाता से पांडु खंड के लिए पारगमन के लिए 18 दिन तथा पांडु से कोलकाता के लिए 15 दिन निर्धारित किया गया है। 15 दिसंबर 2024 को जलवाहक योजना के उद्घाटन के समय केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 जहाजों एमवी त्रिशूल, एमवी एएआई तथा एमवी होमी भामा को कोलकाता के जीआर जेट्टी से हरी झंडी दिखाकर कार्गो के साथ रवाना किया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि चीन की पिंगजियांग काउंटी में मिली स्वर्ण खदान में स्वर्ण का सबसे विशाल भंडार। तो देखा जाए तो चीन के हुनान प्रांत की पिंगजियांग काउंटी में एक ऐसी खदान का पता चला जहां 1000 टन से अधिक सोना निकलने का अनुमान लगाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 83 अरब डॉलर अनुमानित है। हुनान भूविज्ञान एकेडमी के अनुसार धरती से लगभग 3 किलोमीटर नीचे खोजी गई इस खदान में संभवतः अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। चीन पहले ही विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सोने के कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 10% थी। वर्ष 2024 की पहली तिमाहियों में चीन में स्वर्ण का उत्पादन 268 टन था, जबकि खपत जो है वो 441 टन थी। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास। तो 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर देश में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास खजुराहो में कार्यक्रम में किया। इस परियोजना के तहत केन नदी से पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। यह मध्य प्रदेश में दाऊधन में बांध के निर्माण, लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज
वो बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिए किया जाएगा। इस परियोजना में 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगा। 8 वर्ष में पूरी होने वाली इस परियोजना में 44,605 करोड़ की लागत यानी कि 2020 से 21 के मूल्य स्तर पर अनुमानित की गई है। ठीक है? और परियोजना के लिए जो केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,317 करोड़ की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी। इसमें 36,290 करोड़ सहायक अनुदान के रूप में और 3,027 करोड़ ऋण के रूप में होगा। इस परियोजना का बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को होगा। मध्य प्रदेश के 10 जिले इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्ति की ओर। तो देखा जाए तो भारत में नेपाल के राजदूत पुनः नियुक्त हुए हैं शंकर शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जस्टिस मनमोहन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं संजय मल्होत्रा, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। 11 दिसंबर 2024 से बनाए गए हैं। 5 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जिसमें उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, कंभमपति जो कि पहले मिजोरम के थे। केरल के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, जो कि बिहार के थे। और बिहार के बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के थे। ठीक है, यहाँ इन दोनों को बदल दिया गया। फिर मिजोरम के बने हैं जनरल वीके सिंह, जो कि पूर्व थल सेनाध्यक्ष और पूर्वी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और ये नई नियुक्ति है इनकी। मणिपुर में नए बने हैं अजय कुमार भल्ला, जो कि पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं, और ये भी नई नियुक्ति है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं विविध की ओर। तो देखा जाए तो भारत व नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2024। तो देखा जाए तो 31 दिसंबर 2024 को भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण नेपाल में सलझंडी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 18वां संस्करण था और नेपाल में सलझंडी में प्रारंभ हुआ। 13 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 334 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी भाग ले रही है। ये वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप जंगल युद्ध, पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा मानवीय सहायता व आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्मारक सिक्का व डाक टिकट। देखा जाए तो 25 दिसंबर 2024 को दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर 100 रुपए अंकित मूल्य का एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में एक कार्यक्रम में जारी किया। साथ ही 5 रुपए मूल्य का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। नेक्स्ट है भगवान पार्श्वनाथ पर 800 रुपए और 900 रुपए अंकित मूल्य की 2 स्मारक सिक्के एक साथ जारी। तो देखा जाए तो 25 दिसंबर को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के 29वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में 900 रुपए अंकित मूल्य तथा 28वें निर्वाण कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में 800 रुपए अंकित मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किए गए। दोनों सिक्कों पर एक ओर अशोक स्तंभ है और दूसरी ओर भगवान पार्श्वनाथ के अलग अलग चित्र हैं। साथ ही 5 रुपए मूल्य का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइनेक्स 2024 यानी श्रीलंका भारत अभ्यास 2024। तो देखा है तो 17 से 20 दिसंबर 2024 को 2 चरणों में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स यानी श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2024 विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के तत्वाधान में संपन्न हुआ।
17 से 18 दिसंबर को बंदरगाह चरण तथा 19 से 20 दिसंबर 2024 को समुद्री चरण संपन्न हुआ। रक्षा मंत्रालय की 26 दिसंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुसार कहा जाए तो इस अवसर के ताजा संस्करण में दोनों समुद्री पड़ोसियों के बीच संबंधों को सशक्त किया है, जिसमें भारत सरकार के सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एलपीजी टैंकर व ट्रक की टक्कर से भीषण अग्निकांड। तो देखा जाए तो 20 दिसंबर 2024 को जयपुर अजमेर राजमार्ग पर जयपुर में भाकरोटा क्षेत्र में एलपीजी से भरे एक टैंकर व एक ट्रक में टक्कर से गैस टैंकर का एक नोजल क्षतिग्रस्त हो गया। इसके पश्चात लगभग 200 फीट ऊंची लपटों से आधा किलोमीटर क्षेत्र आग की भट्टी में गिर गया। हाईवे पर लगभग 37 वाहन आग की लपेट में आ गए और कम से कम 11 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। ये प्रारंभिक आंकड़े हैं। अनेक लोग घायल हुए। कहा गया कि मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख तथा घायलों को 1-1 लाख की राहत राशि प्रदान करने की घोषणा जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार की सहायता की घोषणा की गई। नेक्स्ट है पुस्तक एवं लेखक। पहला है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड द पार्टी लाइन। इसके लेखक हैं नजमा हेप्तुल्ला। नेक्स्ट है ऑल दिस लव। इसके लेखक हैं आशीष बगड़ेचा। अगला है हर स्टोरी। हर स्टोरी के लेखक हैं निकिता ठाकुर। नेक्स्ट है विंड एंड ट्रूथ। विंड एंड ट्रूथ के लेखक हैं ब्रैंडन सैंडरसन। नेक्स्ट है व्यू फाइंडर अ मेमोयर। इसके लेखक हैं अमोल पालेकर। नेक्स्ट है स्प्रिट नाइट्स। स्प्रिट नाइट्स के लेखक हैं एस्ट्रिन किरे। नेक्स्ट है मैं जब तक आई बाहर। इसके लेखक हैं गगन गिल। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है व्यास सम्मान 2024। तो केके बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान विजेता है सूर्यबाला। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है। वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि है 4 लाख। नेक्स्ट है मिस इंडिया यूएस 2024। मिस इंडिया यूएस 2024 की जो विजेता है वो है कैटलिन सैंड्रा नील। ठीक है, ये 19 वर्षीय है और चेन्नई में जन्मी कैटलिन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष की छात्रा है और विगत 14 वर्षों से अमेरिका में रह रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफोसिस पुरस्कार 2024। तो देखा जाए तो नवंबर 2024 में इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2024 के इंफोसिस पुरस्कार की घोषणा की गई और 6 विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के निम्नलिखित शोधार्थियों को प्रदान किए गए। पहला है गणित विज्ञान यानी मैथमेटिकल साइंसेज, जिसके विजेता है प्रोफेसर नीना गुप्ता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के। दूसरा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में है विजेता वेदिका खेमानी, एसोसिएट प्रोफेसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के। फिर है इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान। इसमें है प्रोफेसर श्याम गोलाकोटा, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के। फिर आते हैं जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस में, तो सिद्धेश कामत, एसोसिएट प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के। फिर है मानविकी और सामाजिक विज्ञान ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, महमूद कुरिया, इतिहास। फिर क्लासिक्स एंड पुरातत्व स्कूल, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड से। फिर है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में विजेता है प्रोफेसर अरुण चंद्रशेखर, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया, सामाजिक और आर्थिक नेटवर्क के अध्ययन में योगदान के लिए। स्वर्ण पदक के साथ 1-1 लाख डॉलर की राशि इन पुरस्कारों के तहत पुरस्कृत को बेंगलुरु में 10 जनवरी 2025 को एक समारोह में प्रदान की जाएगी।
ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो 18 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के अपने मुख्य पुरस्कारों यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। 21 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार अभी घोषित किए गए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र शॉल के साथ 1-1 लाख की राशि 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान की जाएगी। ये कुछ लिस्ट है, ठीक है? वर्ष 2024 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुने गए जो साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएँ हैं, उनका ये लिस्ट दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी में दिया गया है स्प्लिट नाइट्स को, ये उपन्यास है, इसके लेखक है स्टीवन कीले। हिंदी, हिंदी में देखा जाए तो दिया गया है मैं जब तक आई बाहर, कविता है और इसके लेखक हैं गगन गिल, ठीक है? ये आपको टोटल लिस्ट दिया गया है, ये आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान 2023 व राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023। तो 18 दिसंबर 2024 को शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ग्वालियर में प्रदान किया गया। विजेता है पंडित स्वप्न चौधरी, कोलकाता के पद्मश्री से सम्मानित तबला वादक हैं। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ प्रदान की जाती है। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन का राजा मान सिंह तोमर सम्मान इंदौर की संस्था सानंद न्यास को प्रदान किया गया और इसकी पुरस्कार राशि जो है वो है 5 लाख। राजा मान सिंह तोमर सम्मान कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही संस्था को राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेनिस के पुरुष व महिला खिलाड़ियों के वर्षांत एटीपी व डब्ल्यूटीए पुरस्कार 2024। तो देखा जाए तो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है पुरुष के खिलाड़ी एटीपी में यानिक सिनर को, जो कि इटली के हैं। और वहीं महिला में यानी डब्ल्यूटीए पुरस्कार दिया गया अरेना सबलेंका को, जो कि बेलारूस की है। फिर आते हैं युगल टीम ऑफ द ईयर, ये दिया गया है मार्सेलो अरवेलो को। पुरुष कैटेगरी में मार्सेलो अरवेलो को दिया गया है और साथ ही मेट पैविक को दिया गया, जो कि क्रोएशिया के हैं। मार्सेलो अरवेलो है एल एल सल्वाडोर के और मैट पेविक है क्रोएशिया के। वहीं महिला कैटेगरी में देखा जाए तो ये दिया गया है आपको सारा इरानिव, जैस्मिन पाओलिनी, दोनों इटली के हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर, विजेता है जी मपेत्सी पेरिकार्ड फ्रांस के और महिला में है एम्भा नवारो अमेरिका के। न्यू कमर ऑफ द ईयर दिया गया है जाकूब मेंसिक चेक गणराज्य के और महिला में दिया गया है लुलू सून को, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है माटेओ बेरेटिनी को, जो कि इटली के हैं और महिला में दिया गया है पाउला बडोशा स्पेन के। स्टीफन एडनबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड दिया गया है ग्रिगोर दमित्रोव को, जो कि बुल्गारिया के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट। दिसंबर 2024 में विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स के अपने पुरस्कारों का वितरण किया। इन पुरस्कारों की सूची निम्नलिखित है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट हैं लेटसाइल टेबागो, धावक हैं जो कि बोत्सवाना के हैं। नेक्स्ट है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, यह सिफान हसन जो कि धाविका है नीदरलैंड की। ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में है सिडनी मैकलाथली, बाधा दौड़ में, अमेरिका के। फिर नेक्स्ट है फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में यारोस्लावा महुचिक, ऊंची कूद में, यूक्रेन के। आउट ऑफ स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में दिया गया है सिफान हसन को, जो कि मैराथन में दिया गया है नीदरलैंड के। ट्रैक एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में दिया गया है लेटसाइल टेबागो को, धावक है बोत्सवाना के। फील्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में दिया गया है मोंडो डुटलांटिस को, जो कि पोल बाल्ट स्वीडन के हैं।
आउट ऑफ स्टेडियम एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में दिया गया है तामिरत टोला, मैराथन के हैं, इथोपिया के। महिलाओं में राइजिंग स्टार दिया गया है सेम्बो सेम्बो एल माइक, धाविक है, इथोपिया के। पुरुषों में राइजिंग स्टार दिया गया है माटिया फुरलानी, ऊंची कूद, इटली में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024। तो 17 दिसंबर 2024 को फुटबॉल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फीफा के वर्ष 2024 के पुरस्कारों का वितरण कतर में दोहा में किया गया। पुरस्कार की सूची जो है उसमें पहला है फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, तो ये है विनीसियस जूनियर, रियल मैड्रिड ब्राजील के। नेक्स्ट है फीफा के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, तो ये है एताना बोनमाती, जो कि बार्सिलोना की तरफ से खेलती है, स्पेन के। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष कैटेगरी में है एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि एस्टन विला के हैं, अर्जेंटीना के। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में है एलिशा नायर, शिकागो रेड स्टार्स की तरफ से खेलती है और है अमेरिका की। सर्वश्रेष्ठ कोच पुरुष कैटेगरी में है कार्लो एंसिलोडिग, रियल मैड्रिड के। सर्वश्रेष्ठ कोच महिला कैटेगरी में है एम्मा हाइस, चेलेसा, अमेरिका के। पुस्कस पुरस्कार पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए दिया गया है एलेजांद्रो गर्नाचो को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। मार्ता पुरस्कार दिया गया है महिलाओं के सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए, मार्ता, ब्राजील को। फीफा फैन पुरस्कार दिया गया है गुइलहेम गांद्रा मूरा को, ब्राजील के हैं। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है थियागो माइयो को, जो कि ब्राजील के हैं। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है। देखा जाए तो अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी कैटलीन क्लार्क को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर 2024। दिसंबर 2024 में अमेरिका की टाइम पत्रिका ने देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये दूसरा अवसर है जब टाइम ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, और इससे पूर्व 2016 में जब पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो जीते थे। नेक्स्ट है टाइम सीईओ ऑफ द ईयर 2024। तो देखा जाए तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंपनी एएमडी की सीईओ लीसा सू को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 के लिए सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। टाइम के अनुसार 2014 में एएमडी की कमान संभालने के पश्चात उन्होंने कंपनी को जबरदस्त ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो देखा जाए तो 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कला एवं संस्कृति, बहादुर, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, समाज सेवा व खेलकूद सहित 7 विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों से चुने गए 5 से 18 वर्ष की आयु के 17 बच्चों को प्रदान किए गए। पुरस्कार के तहत पदक व प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किए गए। पुरस्कृत 17 बच्चों में से 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इनमें से एक जो है वो 3 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अनीस भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए उन 17 बच्चों का नाम है, जिसमें अनीस सरकार है जो कि 3 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कैटेगरी है इनका खेल। सांची अग्रवाल 8 वर्ष की कथक नृत्यांगना है, उत्तर प्रदेश की है, कला संस्कृति कैटेगरी में दिया गया है। सौरभ कुमार जो कि बिहार के हैं, इनको वीरता के लिए दिया गया है। ठीक है, ये 17 बच्चों का लिस्ट है, इसको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं निधन की ओर। तो निधन में पहला है जाकिर हुसैन। तो पद्मश्री 1998, पद्म भूषण 2002 और पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में अस्पताल में निधन हो गया। नेक्स्ट है ओम प्रकाश चौटाला। ये 6 बार विधायक और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इंडियन नेशनल लोक दल के अध्यक्ष व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का
89 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में अस्पताल में निधन हो गया। नेक्स्ट है शशि रुइया। एसर उद्योग समूह के सह संस्थापक शशि रुइया का 81 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। फिर है नील फ्रेजर। ठीक है, नील फ्रेजर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के बीते वर्षों के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी। नील फ्रेजर का मेलबर्न में निधन हो गया। वो 91 ईयर के थे। ठीक है। नेक्स्ट है एम.टी. वासुदेवन नायर। पद्म भूषण 2005 से सम्मानित प्रसिद्ध मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में कोझिकोड केरल में निधन हो गया। नेक्स्ट है श्याम बेनेगल। सिनेमा जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2005, पद्मश्री 1976 और पद्म भूषण से सम्मानित हिंदी फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का मुंबई में निधन हो गया। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो देखा जाए तो 26 दिसंबर 2024 को देश में आर्थिक सुधारों के नायक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। मई 2004 से मई 2014 तक कांग्रेस सरकार में लगातार 2 कार्यकाल तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं खेलकूद की ओर। खेलकूद में पहला है पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी। देखा जाए तो नवंबर दिसंबर 2024 में पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी के 10वें संस्करण का आयोजन जो है वो ओमान में मस्कट में हुआ। इसका फाइनल है भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला गया और विजेता रहा भारत, और ये भारत 5वीं बार विजेता रहा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत की महिला क्रिकेट टीम ओडीआई श्रृंखला 3-0 से हारी। तो देखा जाए तो दिसंबर 2024 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। ओडीआई मैचों का यह श्रृंखला विजेता है ऑस्ट्रेलिया 3-0 से। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024। तो 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की टी20 क्रिकेट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 17वां संस्करण खेला गया। रणजी ट्रॉफी के सभी 38 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थे। फाइनल मुकाबला जो है वो 15 दिसंबर को बेंगलुरु में मुंबई व मध्य प्रदेश की टीमों के बीच था। विजेता रहे मुंबई 5 विकेट से। नेक्स्ट है वेस्टइंडीज के विरुद्ध भारत की महिला टीम की टी20 श्रृंखला में 2-1 से विजय। नेक्स्ट देखा जाए तो दिसंबर 2024 में 3 टी20 मैचों व 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया। टी20 श्रृंखला विजेता है भारत 2-1 से। ओडीआई सीरीज विजेता है भारत 3-0 से। इन दोनों ही श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान रहे हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत की महिला क्रिकेट टीम ओडीआई श्रृंखला 3-0 से हारी। तो देखा जाए तो दिसंबर 2024 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। ओडीआई मैचों की यह श्रृंखला विजेता है ऑस्ट्रेलिया 3-0 से। जिम्बाब्वे के विरुद्ध टी20 श्रृंखला पाकिस्तान ने 2-1 से जीती। तो नवंबर दिसंबर 2024 में 3 टी20 मैचों व 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखलाएं खेलने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया। टी20 मैचों की श्रृंखला विजेता है पाकिस्तान 2-1 से। ओडीआई श्रृंखला विजेता है पाकिस्तान 2-1 से। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है वेस्टइंडीज बांग्लादेश टेस्ट श्रृंखला 1-1 से बराबर। देखा है तो नवंबर दिसंबर 2024 में 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज का दौरा किया। 2 टेस्ट मैचों की यह श्रृंखला 1-1 से बराबर रही। नेक्स्ट है अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट, भारतीय टीम फाइनल में पराजित। तो दिसंबर 2024 में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के तत्वाधान में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। 8 दिसंबर 2024 को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच दुबई में खेला गया। विजेता रहे बांग्लादेश 59 रनों से। नेक्स्ट है महिलाओं का अंडर 19 एशिया कप 2024, पहला ही आयोजन भारत ने जीता।
तो देखा जाए तो 15 से 22 दिसंबर 2024 को एशियाई क्रिकेट परिषद के तत्वाधान में महिलाओं का पहला टी20 अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मलेशिया की मेजबानी में संपन्न हुआ। फाइनल विजेता रहे भारत 41 रनों से। उप विजेता रहा बांग्लादेश। भारत, बांग्लादेश और मेजबान मलेशिया के अतिरिक्त नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रविचंद्रन अश्विन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। तो देखा जाए तो 18 दिसंबर 2024 को भारतीय ऑफ स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अचानक ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और ये ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के पश्चात कर दी। 38 वर्षीय अश्विन ने 106 टेस्ट मैचों के अतिरिक्त 116 एक दिवसीय और 65 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत के लिए खेले। टोटल 287 मैच खेले इन्होंने और कुल मिलाकर 765 विकेट इन्होंने लिया। टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है जय शाह। जय शाह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। तो देखा जाए तो 1 दिसंबर 2024 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव रहे जय शाह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 36 वर्षीय जय शाह यह पद संभालने वाले सबसे युवा हैं। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले यह स्थान उन्होंने लिया। आईसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के साथ ही एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद तथा बीसीसीआई के महासचिव का पद उनको छोड़ना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह और आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले वे 5वें भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। तो देखा जाए तो दिसंबर 2024 में श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने जय शाह का स्थान लिया। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव। तो देखा जाए तो दिसंबर 2024 में असम के देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का कार्यवाहक महासचिव अध्यक्ष रोजर बिनी ने मनोनीत किया है। असम के देवजीत सैकिया बीसीसीआई के संयुक्त सचिव हैं। इस पद पर नई नियमित नियुक्ति होने तक देवजीत सैकिया बीसीसीआई का कार्यवाहक महासचिव रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मैक्स वर्स्टापेन लगातार चौथे वर्ष फॉर्मूला वन रेसों के विश्व चैंपियन। तो देखा जाए तो वर्ष 2024 के अंतिम 2 फॉर्मूला वन रेस जो कि एक हुआ 1 दिसंबर 2024 को कतर ग्रैंड प्रिक्स जिसके विजेता रहे मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल टीम से है। दूसरा है 8 दिसंबर को हुआ अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स विजेता, यह है एल नॉरिस मैक्लॉरेन टीम के। इन दोनों रेसों के पूर्व के अंकों के आधार पर रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन वर्ष 2024 के विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम कर चुके थे। दूसरा स्थान मैक्लॉरेन टीम के लैंडो नॉरिस का रहा। वर्ष 2024 की कुल 24 फॉर्मूला वन रेस में 9 वर्स्टापेन विजेता रहे और उनके कुल अंकों की संख्या 437 रही। दूसरे स्थान पर रहे 4 रेस जीतकर 374 अंकों के साथ ब्रिटेन के लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे। यह लगातार चौथा वर्ष है जब मैक्स वर्स्टापेन फॉर्मूला वन रेसों के विश्व चैंपियन बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। तो देखा जाए तो 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 को लखनऊ में 33वें सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट संपन्न हुआ। 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 लखनऊ में हुआ था। पुरुष एकल में विजेता रहे लक्ष्य सेन भारत के हैं और उप विजेता रहे जिया हेंग जेनसन तेह जो कि सिंगापुर के हैं। महिला कैटेगरी में विजेता है पीवी सिंधु भारत के और उप विजेता है लिu यू चीन के। पुरुष युगल में विजेता है हुआंग दी व लिu यांग दोनों चीन के और उप विजेता है साई प्रतीक व पृथ्वी राय कृष्णमूर्ति दोनों भारत के। महिला युगल में विजेता है त्रिशा त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद दोनों भारत के। उप विजेता है बाओ लीजिंग और ली कियान दोनों चीन के। मिश्रित युगल में विजेता है पुवारा निक्रोह और
सुपिसारा दोनों थाईलैंड के हैं और उपविजेता है तनीषा कास्ट्रो व ध्रुव कपिला दोनों भारत के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 77वीं अंतरराज्यीय व 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। तो देखा जाए तो 18 से 24 दिसंबर को 77वीं अंतरराज्यीय और अंतर क्षेत्रीय 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप कर्नाटक में बेंगलुरु में संपन्न हुई। पुरुष विजेता है एम रघु कर्नाटक के, उप विजेता है मिथुन मंजुनाथ रेलवे के। महिला एकल में विजेता है देविका सिहाग हरियाणा के, उप विजेता है प्रियांशी वलिसेट्टी तमिलनाडु के। पुरुष युगल में विजेता है अर्श मोहम्मद उत्तर प्रदेश व संस्कार शाश्वत राजस्थान के, उप विजेता है पी नवीन वी लोकेश दोनों तमिलनाडु के। ये पूरा लिस्ट आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है भारत के कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार जीते फिडे की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। देखा जाए तो 29 दिसंबर 2024 को 37 वर्षीय कोनेरू हम्पी ने 11वें राउंड में विजय दर्ज किया और अपने अंकों की संख्या 8.5 कर ली, शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया। न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को अंतिम 11वें राउंड में हराकर दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। भारत के नंबर 1 महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार फिडे का महिलाओं का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत के 18 वर्षीय गुकेश डी बने सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन। विश्वनाथन आनंद के पश्चात यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय। देखा है तो 12 दिसंबर 2024 को भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश डी जिसे गुकेश डोमाराजू नाम है उनका, ने निवर्तमान चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को सिंगापुर में खिताबी मुकाबले में 7.5 6.5 से हराकर विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। विश्व चैंपियनशिप के लिए खिताबी मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन तथा फिडे के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट विजेता के बीच होता है और वह 18वें विश्व चैंपियन बने हैं। यह श्रेय प्राप्त करने वाले वो विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। ग्रैंड मास्टर गुकेश की बड़ी उपलब्धि यह भी है कि वो केवल 18 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन बने थे। इस खिताबी विजय के लिए $13 लाख की राशि गुकेश को प्रदान की गई और उप विजेता रहे डिंग लिरेन को $12 लाख मिले। उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024। देखा जाए तो दिसंबर 2024 में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ बेंगलुरु में और पुरुष वर्ग में फ्री स्टाइल श्रेणी में प्रथम स्थान मिला हरियाणा को, जो कि सर्वाधिक 190 अंक। द्वितीय स्थान रहा सेना का 179 अंक। तीसरा स्थान रहा दिल्ली का 143 अंक के साथ। ग्रीको रोमन में 6 स्वर्ण 220 अंकों के साथ सेना की टीम विजेता रही। हरियाणा 146 अंक का दूसरा और दिल्ली 132 अंक का तीसरा स्थान रहा। महिला वर्ग में फ्री स्टाइल में 10 में से 8 स्वर्ण हरियाणा ने ही जीते तथा 235 अंकों के साथ पहले स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र 150 अंक और दिल्ली 106 अंक महिला वर्ग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान रहा। नेक्स्ट है यूक्रेन के ओलेक्सांद्रा उशियक का हैवीवेट मुक्केबाजी खिताब पुरस्कार बरकरार। तो देखा जाए तो 21 दिसंबर को यूक्रेन के 37 वर्षीय ओलेक्सांद्र उशियक में सऊदी अरब में रियाद में ब्रिटेन के टाइटन फ्यूरी को अंकों के आधार पर हराकर हैवीवेट मुक्केबाजी का अपना एकीकृत खिताब बरकरार रखा है। 25 वर्ष के अंतराल के पश्चात उशियक पहले निर्विवाद हैवीवेट चैंपियन बने। चलिए वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर बताएं कैसा लगा। आप इसके पीडीएफ को onlinestudycenter.in से डाउनलोड कर सकते हैं और नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां भी आपको पीडीएफ का लिंक मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।